अब वो अपने वैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो है हम लेक्चर में देखेंगे कि डीप लर्निंग के अंदर हम लोग जेन एआई को देखेंगे, उसके साथ जेन एआई की हमारे पास टाइप्स कौन सी हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्पीच रिकॉग्निशन या स्पीच प्रोसेसिंग जो है वो होती कैसे है, कैसे हमारे पास कोई भी जो ऑडियो होती है वो किस तरह कन्वर्ट होती है टेक्स्ट के अंदर, और इसके ऊपर किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास डीप लर्निंग, जिस तरह हमने एमएल का एक प्रोजेक्ट आप लोगों ने सबमिट करवाया था, ठीक है, आप लोगों ने डीप लर्निंग का एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। देन आप लोगों की इंटर्नशिप की इवैल्यूएशन हो जाएगी और आप लोगों को सर्टिफिकेशन दे दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जेन एआई है क्या। बेटा आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि हमारे पास काफी ज्यादा टूल्स इस तरह के हैं जहाँ पे जिस तरह चैट जीपीटी है, वहाँ डिफरेंट हमारे पास जो है ना सर्विसेज है। लाइक वहाँ पे हम टेक्स्ट को जनरेट करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे कोई भी जो है इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं हम, उसके बाद ऑडियो वीडियो, इस तरह डेल ई, इस तरह के डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे हम सिर्फ अपना एक प्रॉम्प्ट दे के अपनी जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम अपना डाटा को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जितनी भी चीजें हो रही हैं वो लाइक जनरेटिव एआई में आ जाती हैं। देखो अब सबसे पहले जब हमारे पास एआई आया था तो एआई के अंदर हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट था मशीन लर्निंग का। लाइक हम लोगों ने देखा कि हम मशीन लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डीप लर्निंग की तरफ गए। डीप लर्निंग के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर होती हैं, आउटपुट लेयर्स होती हैं। हम उसके ऊपर जो है ना बेटर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मशीन लर्निंग को हम प्रिडिक्शन के लिए कर रहे थे, और जब हम लोगों ने डीप लर्निंग की तरफ किया तो हमारे पास जितनी भी वेदर फोरकास्टिंग हो रही है या एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हो रही है या डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर उन्होंने अपनी जो है अचीवमेंट्स देखनी हो या अपनी मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग को देखना हो, स्टॉक मार्केट को देखना हो, तो वहां पे उन्होंने अपनी डीप लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सेम जब हम लोग इन चीजों के अंदर चल रहे हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अक्सर अपने डीपीज वगैरह जो है वो चैट जीपीटी से इमेज को क्रिएट करवा रहे होते हैं, इवन अपनी एक इमेज देते हैं। और इवन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आप अपने घर में से कोई भी एक पिक्चर, कोई भी एक ऐसा एरिया जो खाली हो, चैट जीपीटी को या किसी भी प्लेटफॉर्म को दे के ये चीज कहते हो कि हमने इसको डेकोरेट करना है, तो वो एज इट इज उसी पिक्चर के अंदर वो चीजें एडिट करके आप लोगों को दे देता है। इवन अगर हम लोग एआई की तरफ आए तो रोबोटिक्स पे इतना काम हो चुका है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उन्होंने इस तरह के जो है रोबोट्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर जो है कोई भी मतलब अपनी बॉडी का जो है सिर्फ हेड रखे और उसके उसने बाल कट करवाने हो, तो वो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली उसके बाल कटिंग हो रहे हैं। मेकअप पूरा उसी जो है रोबोट के थ्रू किया जा रहा है। हमारे पास अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में देखें, अब्रॉड में देखा जाए, तो वहां पे हमारे पास जो है डिफरेंट व्हीकल्स इस तरह की आ रही हैं जो कि रिमोट बेस हैं, वो भी रोबोटिक्स पे शिफ्ट हो चुकी हैं। इस तरह हमारे पास अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो उन्होंने बजाय इसके कि जो इंसान ह्यूमनली उस चीज को कर रहे थे, उन्होंने अपने इस तरह के जो है रोबोट्स बनाए हुए हैं जो कि चीजों को खुद पिक करते हैं, उनकी पैकेजिंग को देख रहे हैं। तो इट्स मीन कि इट्स ऑल अबाउट एआई कि हमारे पास विद द टाइम अचीवमेंट कैसे आई। देखो अगर मैं ये कहूँ ना कि 2026 के लास्ट में हम लोग कहेंगे कि हम लोग इंसेम्बल और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर रह जाएंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज मैंने जहाँ तक अभी तक रिसर्च को एक्सप्लोर किया है तो मैंने चीजें देखी कि अगर हम डिफरेंट डाटा सेट के ऊपर, हर बंदे ने, हर रिसर्चर ने इतनी ज्यादा रिसर्च कर ली है ना कि आपके पास क्या हो रहा है कि 99% तक एक्यूरेसी आ रही है। लाइक एमएल मॉडल हो गया, डीप लर्निंग मॉडल हो गया। अब आगे हमारे पास जो कंसेप्ट फिलहाल चल रहा है वो गैन का चल रहा है। गैन जो है बेसिकली जो है हम लोग अगर डीप लर्निंग के अंदर देखें तो गैन को हम डाटा बैलेंसिंग के लिए भी यूज करते हैं, जहाँ पे हम अपने डाटा से डाटा को जो है जो हमारे पास है अगर वो इम्बैलेंस है तो डाटा के अंदर सिंथेटिक डाटा सेट क्रिएट करवा के हम अपने डाटा सेट को बैलेंस करते हैं। लेकिन इससे इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास रियल टाइम डाटा सेट नहीं रहता। जिस तरह डाटा सेट के अंदर सिंथेटिक डाटा सेट आ जाता है तो हमारे पास एक्यूरेसी फिर 99% तक चली जाना शुरू हो जाती है। इट्स मीन कि ये सारी हमारे पास रिसर्च है। अब देखो कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर देखें कि हमने एआई मॉडल्स कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हैं, तो हमारे पास ये जो फातिमा फर्टिलाइजर है या हमारे पास जो है डिफरेंट कंपनीज हैं।
फर्टिलाइजर की कंपनीज हो गई, या इवन हमारे पास जो ग्रिड स्टेशन है, हमारे पास पावर स्टेशन है, इनके अंदर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए भी उन्होंने क्या किया है, मॉडलिंग हो गई है इससे रिलेटेड भी, ठीक है। और अगर हम लोग रोबोटिक्स की तरफ जाएं तो आजकल हमारे पास रोबोटिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा काम हो चुका है। ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर ज्यादा काम हुआ है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी बड़ी अच्छी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है। इवन हमारे पास जो वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे वो वेदर फोरकास्टिंग को या क्लाइमेट चेंज या एयर क्वालिटी में किस तरह इफेक्ट हो रहा है, किस तरह क्लाइमेट चेंज से कितनी जो है रेनफॉल फोरकास्टिंग होगी, और रेनफॉल फोरकास्टिंग के थ्रू वो देखते हैं कि हमें हमारे जो है पानी कितना हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जिससे हमारे पास पानी का फ्लो किस तरह जाएगा, हमारे पास ग्लेशियर्स किस तरह मेल्ट होंगे। तो इट्स मीन कि उन्होंने क्या किया कि अपने जो है मॉडल्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब देखो कि एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर हम लोग ये कर सकते हैं कि इवन अगर बीएस में हो तो अगर आपने एमएस के लिए कहीं पे अप्लाई किया है तो आप एक बेटर प्रपोजल दो किसी भी सुपरवाइजर को अप्रोच करने के लिए एमएस के लिए। लाइक आप उनको मेल करोगे, अपनी सीवी शेयर करोगे, अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट शेयर करोगे, और साथ अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन शेयर करोगे। बेटा जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि आप एक्चुअल में किस चीज के ऊपर जो है ना वो काम करना चाहते हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई साइबर का बंदा है या आईटी का बंदा है वो कहे कि सिंपल मैं फिशिंग डिटेक्शन पे, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर काम कर लूंगा और उसके ऊपर कोई एमएल मॉडल इंप्लीमेंट कर दूंगा, दैट्स इनफ। जो हमारे पास इस तरह चीजें नहीं चलनी विद द टाइम। हम ये कह ही नहीं सकते कि अगर हम कहें, बिकॉज देखो कि एक नॉर्मल बंदा जो उस फील्ड का नहीं भी है वो भी मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकता है, मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने अपने प्रपोजल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जो है ना मस्ट रखना है। लाइक अब आपके पास क्या है, जेन एआई का कंसेप्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। मशीन लर्निंग के बाद, डीप लर्निंग के बाद जेन एआई आ गया, ठीक है। आप लोगों ने कुछ भी ऐसा प्रपोजल देना है जिसके अंदर आपकी मशीन लर्निंग का भी आपको पता हो, डीप लर्निंग का भी पता हो, जेन एआई का भी पता हो। इसके साथ आपको कुछ फ्रंट एंड और बैक एंड का काम आना चाहिए। फ्रंट एंड में आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, और बैक एंड के ऊपर आप जो है कोई भी मॉडल को जब इंपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट करोगे गूगल कोलैब से या जो भी आप टूल यूज कर रहे हो, उसके बाद इंपोर्ट करके बैक एंड के ऊपर वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग करे, और उसका एक फ्रंट एंड डिजाइन हो। वो वेब बेस हो सकता है, वो ऐप बेस हो सकता है, इट्स अप टू यू। लेकिन आपका जो प्रपोजल हो वो इस तरह का हो जो रियल टाइम कहीं ना कहीं पे जो है इफेक्ट हो उसका। लाइक आप लोगों ने देखा है कि आपके पास ना डिफरेंट टूल्स इस तरह के हैं जहाँ पे आप कोई भी वॉइस देते हो तो वॉइस इनटू दी टेक्स्ट हो जाता है। तो वो डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। सेम आप लोग देखोगे कि जिस तरह आप प्ले स्टोर पे जाके डिफरेंट एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो तो वहां पे लोगों ने इस तरह की एप्लीकेशंस बना के भी लाइव की हुई हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ कोई भी प्लांट की डिजीज देखनी हो, लाइक आप में से कुछ बच्चे जो हैं प्लांट डिजीज डिटेक्शन FIP पे काम कर रहे हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉडल को जो है वो इंपोर्ट किया वहां से। लाइक उन्होंने अपना पूरा मॉडल ट्रेन किया, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर लाइक फ्लटर से उन्होंने बनाई होगी, उसके बैकएंड पे उन्होंने वो मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल लगाया, और उसके बाद उसके अंदर कोई कैमरा असेस ऐड की। उसके बाद जैसे ही वो पिक्चर किसी भी प्लांट के लीफ की ली तो उसके अंदर अगर कोई डिजीज डिटेक्शन हो रही है तो वो उसको कैप्चर करता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब ये एप्लीकेशन बनाई तो उसके ऊपर जो है वो पेमेंट है, लाइक आप उस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले चार्ज करोगे। तो इट्स मीन कि हमारे पास इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना प्ले स्टोर से नंबर ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो वहां पे पड़ी हुई हैं। तो देखो रिसर्च का मतलब यही होता है कि अगर आपने कुछ भी रिसर्च की है, कहीं पे पब्लिश करवानी है या कहीं पे भी सबमिट करवानी है, तो आपका वो काम थोड़ा नॉवल अप्रोच हो, उसके अंदर कुछ नॉवेलिटी हो। अब देखो कि मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, जेन एआई हो गया, हमें फ्रंट एंड आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बैक एंड भी आनी चाहिए, ओके है यहाँ तक। अब बात आती है LLM की। आजकल जो है हमारे पास सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे हो रहा है कि हमारे पास जितनी भी ये जो डीप सीक है, जेमिनाई है या चैट जीपीटी है या ब्लैक बॉक्स AI है या हमारे पास ग्रोक AI आ गया है, तो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ट्रेन हुए हैं। तो आजकल क्या किया जा रहा है कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि हमारे पास अगर जो है चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, डीप सीक हो गया, कि ये कितने प्रॉम्प्ट पे लेके कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। इसके ऊपर भी एक यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी, अली ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, मैंने उनका जो है वो FYP देखा था। तो लाइक दैट। इसके अलावा
अब देखो बेटा, आप लोगों को इन सारी चीजों का पता है, ये नई चीजें नहीं है, लेकिन इसके साथ आपका कंसेप्ट इस चीज में बड़ा अच्छा होना चाहिए कि विद द टाइम सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि हमें एआई मॉडल इम्प्लीमेंट करना आता है, हम इसका बैक एंड फ्रंट एंड बना सकते हैं, ओके है। उसके बाद आजकल जो है ना हमारे दुनिया का मसला बनता ये जा रहा है कि हम लोग सारे एआई पे शिफ्ट हो रहे हैं। एआई पे शिफ्ट होने की वजह से हमारे पास जो है जितनी इजीनेस आई है उतनी मुश्किल हो गई है। लाइक आपके पास, आपको पता है कितने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए, हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, हमारे पास बायास सिस्टम हो गया, लाइक दैट। आपके पास कोई भी सीवी आप भेजते हैं तो कुछ कंपनीज ने ये रूल निकाला हुआ है कि वो कंपनीज के अंदर जो सीवीज जाती हैं, सीवीज के अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसके पीछे भी मॉडलिंग हुई है। तो वो जो है डिफरेंट क्लासेस, अगर क्लासेस जो है मेजोरिटी क्लास को वो प्रेफर करता है, तो जो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सीन है यहाँ पे वो भी खराब हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है एआई की वजह से जो हमारे पास इफेक्ट्स आ रहे हैं उसमें ये चीज भी है कि हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन इतनी क्रिएट हो रही है। उसके साथ हमारे पास जो डीप फेक न्यूज चल रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, लोगों की इमेजेस इस तरह जनरेट हो रही हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये सारे हमारे पास उसके डिसएडवांटेज हैं, हमें ये नुकसानात आ रहे हैं, तो इसका हल क्या है। आपने देखा यूनेस्को रिकमेंडेशन है, उसके बाद यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन एआई है, उसके बाद ईयू एक्ट गाइडलाइंस हैं कि हम एआई के अंदर किस तरह ट्रांसपेरेंसी, किस तरह फेयरनेस ला सकते हैं, किस तरह हम अपने काम को जो है वो अच्छे से करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की जिस तरह आयत है कि इंसान जो कुछ करता है, देखता है, सुनता है, वो उसका जिम्मेदार खुद है। अभी हमने पहले भी एक दफा डिस्कस किया होगा कि अभी एक रिसेंटली एक बच्चे की जो है वो उसने जो है सुसाइड केस था और उसने चैट जीपीटी को यूज करके वो सुसाइड किया था। हर बंदे ने पूरी दुनिया में यही चीज कही थी कि भाई उसने चैट जीपीटी गलत थी। चैट जीपीटी सिर्फ बेटा एक ऐप है, लेकिन यूज किसने किया, एज एन ह्यूमन हम लोगों ने यूज किया। तो आप उनको पता होना चाहिए कि अगर हम ये सारे एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं तो इसके जो है क्या इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि इसके जो है ना डिसएडवांटेज ये आ रहे हैं। अब हमने इसको जो है वो सेट किस तरह करना है। अब हमारे पास पाकिस्तान और जो है देखो ऑस्ट्रेलिया या हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ने यूनेस्को रिकमेंडेशन दी हुई है, ईयू एक्ट दिए हुए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर या हमारे पास जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो काम कर रहे हैं हमारे इस्लामिक एथिक्स पे। लाइक हमारा जो इस्लाम है वो हमें अदल, मुंसफाना रवैया और उसके बाद जो है इंसाफ और उसके बाद जो है हमारे पास जो है डिफरेंट जो है ना डिफरेंट लाइक इंसाफ को कहते हैं अदल करो, उसके बाद मुसन्फाना जो है रवैया अख्तियार करो और किसी की मतलब गीबत ना करो। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो हमारे पास इस्लाम में फॉलो अप हो रही हैं। तो अब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि हम कौन सी ऐसी मैट्रिसेस यूज करें कि अगर हमारे पास कोई भी एआई मॉडलिंग हो रही है तो उसको किस तरह हम लोग जो है बेनिफिशियल बना सकते हैं। लाइक इसके ऊपर आप लोगों ने जो है ना हमारे पास जो है ना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसके ऊपर डिफरेंट मैट्रिसेस दी हुई हैं, फेयर मैट्रिसेस के, जिनको हम यूज करते हुए हम अपने डाटा को, अपने मॉडल को इस तरह उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे। वो किसी भी, अगर एक क्लास मेजोरिटी क्लास है, एक माइनॉरिटी क्लास है, तो उसकी वजह से कहीं पे भी हमारे पास मिस बैलेंसमेंट ना आए। तो देखो कि ये चीज जो है ना, ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इन केस आप एफआईपी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे, किसी इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में नहीं भी जाते, उसके बाद आप एमएस कर रहे हो, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जहाँ पे आप नोवेलिटी ला सकते हो। लाइक आप सिर्फ एक सिंपल एमएल मॉडल या सिंपल एक डीप लर्निंग मॉडल लगा के कुछ नहीं कर सकते। इंसैम्बल मॉडल्स के ऊपर जहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ एमएल मॉडल अप्लाई हो रहे हैं, वो इंसैम्बल बन गया, उसके अंदर हार्ड वोटिंग, सॉफ्ट वोटिंग होगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पे हम 2 से 3 डीप लर्निंग मॉडल्स को कंबाइन कर रहे हैं, वो हाइब्रिड बन गए। जेन एआई आया जहाँ पे हमने सिंथेटिक डाटा सेट को जनरेट करना शुरू कर दिया, उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई जहाँ से हम लोग करते हैं। अब जेन एआई के अंदर हमारे पास एजेंटिक एआई आ गया कि हमारे पास एजेंट्स बनना शुरू हो गए, स्पेसिफिक एजेंट्स बनना शुरू हो गए। आपके पास चैट बोट्स आ गए जो कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के थे। आपके पास गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, सीरी है, जो कि डिफरेंट चीजों के लिए बनी हुई है। लाइक आपको इन सारी चीजों का, आपकी बेस कोई भी है, आपकी बेस बेशक फिजिक्स या केमिस्ट्री है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये चीजें किस तरह चल रही हैं और हमने किस तरह अपने एक अच्छे प्रपोजल को, बेशक एमएस के लिए, पीएचडी के लिए है, या इवन जब हमारे पास कोई भी फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले कहते हैं हमें प्रपोजल लिख के दें। सिर्फ वो बताते हैं कि हमारी फील्ड कंप्यूटर साइंस है, आईटी है या साइबर सिक्योरिटी है, तो हम लोग पहले उनको प्रपोजल देते हैं। हम प्रपोजल बना के देते हैं तो उनके सुपरवाइजर उसको एक्सेप्ट करते हैं। आफ्टर दैट हमें रिकमेंडेशन मिलती है कि आपने ये जो है इसके ऊपर काम करना है। तो बेटा ये सारी चीजें हैं जो एज अ स्टूडेंट और
एज अ फ्रीलांसर या एज अ रिसर्चर्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग करना मुश्किल नहीं है, कोडिंग आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो अप करने हैं। मीनवाइल हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जेन एआई है क्या। जेन एआई इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट न्यू डाटा सच एज इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियोस। इसके ऊपर हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? इमेज जनरेशन के अंदर है, टेक्स्ट के अंदर है, म्यूजिक के अंदर है, वीडियो क्रिएशन जैसे चैट बोट और एआई एजेंट्स। इवन आप लोग जो है ना इसके ऊपर भी काम कर सकते हो चैट बोट के, हाउ टू मेक ए चैट बोट। लाइक आपके पास जो है डिफरेंट लाइक Amazon हो गया, या उसके अलावा डिफरेंट जो ऑनलाइन स्टोर्स अवेलेबल हैं, दराज हो गया, लाइम लाइट, इस तरह के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन स्टोर के लिए काम कर रहे हैं, आप उनके अंदर उनको एक चैट बोट जो है उसके अंदर इंटीग्रेट करके दे सकते हो। उनको एक चैट बोट जो कि बेस्ड ऑन दी कोडिंग हो, वो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। आप उनको कोई ना कोई एआई एजेंट्स बना के दे सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड ये है, इवन इसके ऊपर भी रिसर्च होती है कि हमने एक एआई चैट बोट बनाया, एआई चैट बोट के अंदर जो हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया, हमने प्री ट्रेन्ड मॉडल लिया या हमने जो है अपने मॉडल को खुद ट्रेन किया। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट इसके अंदर चीजें हैं कि आप बता सकते हो कि हमने ये चैट बोट किस तरह क्रिएट किया, इसकी जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी। उसके बाद हम इसमें एआई एजेंट्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो यूके, दुबई या उस साइड पे जितने भी हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वो अपनी ऑनलाइन मीटिंग से लेके हर चीज को जो है एआई एजेंट, जहाँ पे वो एक बंदे जो है मैनुअली सारी चीजों को डील कर रहा है, अब वो क्या करते हैं कि वो अपने उसी जो है जो भी एप्लीकेशन है उसी के अंदर एक एआई एजेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि खुद उनके ऑनलाइन कस्टमर्स को खुद डील करेगा। तो ये काम पहले भी डिफरेंट आपने देखा होगा कि आप जो है ना डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करते हो, तो वहां पे वो बोलता है कि हेलो आई कैन हेल्प यू, और आप बताते हो कि मतलब इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहां पे भी हेल्प आउट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एआई चैट बोट किस तरह ट्रेन होते हैं, या अगर हम प्री ट्रेन मॉडल भी लेंगे तो हम उसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, हम उसकी फ्रंट एंड किस तरह डिजाइन करेंगे, हम उसका बैक एंड पे किस तरह जाएंगे, और हम एआई एजेंट्स को किस तरह बनाएंगे। आगे हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं, जेन एआई की मिड जर्नी है, स्टेबल डिफ्यूजन है, डेली चैट जीपीटी है। ये डिफरेंट हमारे पास जो है एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम टेक्स्ट को जनरेट करते हैं, या इमेजेस को जनरेट करते हैं, या वीडियो को जनरेट करते हैं। आगे हमारे पास है टाइप ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स। बेटा अगर किसी का 4th से 5th सेमेस्टर चल रहा है तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है कि वो इसी को लेके अपने एफआईपी को करें। आजकल जो है ना अभी हमारे पास रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो जो है गैंस के ऊपर काम कर रहे हैं। गैंस हमारे पास क्या है कि जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। लाइक इसमें क्या होता है कि हम रियलिस्टिक डाटा को, लाइक वो थे साइबर के, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डाटा सेट लिया, डाटा सेट के अंदर मेजोरिटी क्लास ज्यादा थी और माइनॉरिटी क्लास कम थी, तो उन्होंने कुछ नॉवेल काम करना था। तो उन्होंने बजाय इसके कि डाटा बैलेंसिंग टेक्निक्स के अंदर ओवर सैम्पलिंग या अंडर सैम्पलिंग या उसके साथ उन्होंने स्मॉट अप्लाई किया, उन्होंने गैन की तरफ आ गए कि यूजिंग गैन उन्होंने सिंथेटिक डाटा को जनरेट कर लिया। तो आप लोग भी इस तरह नोवेलिटी की तरफ जा सकते हैं कि जहां पे आप गैन को अप्लाई कर लो, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है कि वेरिएशनल एटो इनकोडर्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ये भी हमारे पास टाइप ऑफ जनरेटिव एआई है कि लर्न कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन एंड जनरेट न्यू सैंपल्स। उसके बाद इसके अंदर मेन जो है ना हम लोग जनरेटिव एआई के अंदर गैन को यूज करते हैं, ठीक है। एटो इनकोडर के अंदर वो हम उसको कंप्रेस करते हैं, हमारे पास डिफरेंट इनकोडर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हैं। देखो आप डीप लर्निंग की तरफ जाते हो ना, आपके पास डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर मॉडल भी यूज हो रहे हैं, जैसे हमारे पास CNN है। उसके बाद डिफ्यूजन मॉडल है जहाँ पे आप डिफरेंट जो है ना रिमूव नॉइस करते हो और हाई क्वालिटी इमेजेस को क्रिएट करते हो यूजिंग डिफ्यूजन मॉडल्स। तो आपके पास टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई कौन सी है? गैन है, वेरिएशनल एटो इनकोडर्स है, ट्रांसफॉर्मर है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज होता है? टेक्स्ट जनरेशन के लिए। डिफ्यूजन मॉडल आपके पास किसके लिए यूज होता है? जनरेट हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए। अगर हम गैन के आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे पास गैन के अंदर दो चीजें होती हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। अब देखो कि अगर हम जनरेटर की बात करें तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जनरेट, और डिस्क्रिमिनेटर का मतलब कि जो कि डिफरेंस कर दे रियल और फेक के दरमियान में। तो इसका आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसको नॉइस फैक्टर के अंदर आके उसके अंदर हम जनरेटर को अप्लाई करते हैं, हमारे पास फेक डाटा उसके रिलेटेड जनरेटर होता है। उसके बाद हमारे पास आगे डिस्क्रिमिनेटर लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है कि हमारे पास कितना रियल और फेक डाटा के दरमियान में डिफरेंस करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना
मेन चीजें गैन का अगर कोई आर्किटेक्चर पूछ ले तो उसके अंदर दो नेटवर्क्स होते हैं, एक जनरेटर होता है कि जो जनरेट करता है फेक डाटा को, और दूसरा क्या होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर होता है कि जो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन रियल एंड फेक डाटा के। आगे हमारे पास है गैन का जो है वर्क फ्लो क्या है कि उसके अंदर जनरेटर नेटवर्क आता है, जनरेट इमेजेस होती हैं, डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क आता है जिसके अंदर रियल और फेक प्रिडिक्शंस होती हैं, और उसके बाद हम ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट के अंदर देखते हैं कि हमने डिफरेंस बिटवीन जनरेटेड डाटा एंड रियल डाटा की किस तरह मिनिमाइज करना है। लाइक इसके अंदर भी हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग सेटिंग करते हैं। आगे हमारे पास है वेरिएशनल एटो इनकोडर। वेरिएशनल एटो इनकोडर इज अनदर जनरेटिव मॉडल यूज्ड टू जनरेट न्यू डाटा। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास जो गैन है और एटो इनकोडर VAE है, इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये है कि हमारे पास वेरिएशनल एटो इनकोडर्स के अंदर हमारे पास जब इनपुट डाटा आया तो हम उसको इनकोड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हैं, उसके अंदर जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर था, इसके अंदर इनकोड है और डिकोड है। इनकोड क्या क्या है कि हमारे पास इनपुट डाटा कैसे आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो है डिकोडर है जो कि डिकोड करता है और जनरेट करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है न्यू डाटा सैंपल्स को। तो मेन डिफरेंस ये है कि गैन के अंदर आपने जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर का बताना है, और वेरिएशनल एटो इनकोडर के अंदर इनकोड और डिकोड का करना है। कि हमारे पास इनकोड क्या करता है कि जो हमारे पास इनपुट डाटा होता है उसको कंप्रेस कर देता है लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में। लेटेंट स्पेस जो है हमारे पास बेसिकली क्या है कि इनकोड करता है इंपॉर्टेंट फीचर्स को। लाइक हमने जब पढ़ा था प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स का, तो हमने कैटेगोरिकल कॉलम्स को जो है हम लोगों ने वन हॉट वन लेबल इनकोडिंग को पढ़ा था। तो सेम यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इनकोड होते हैं उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, और उसके बाद डिकोड के अंदर क्या होता है वो रिकंस्ट्रक्ट होता है और जनरेट करता है न्यू डाटा सैंपल्स को। अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ जेन एआई कहाँ पे है, हमारे पास हेल्थ केयर के अंदर है, इंटरटेनमेंट के अंदर है, डिजाइन के अंदर है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। बेटा देखो यहाँ पे मैंने साइबर सिक्योरिटी की तो बात कर ली थी कि हमारे पास डाटा सेट इम्बैलेंस आ रहा था, तो उन्होंने गैन को लगा के जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर से न्यू इमेजेस डाटा को क्रिएट कर लिया या न्यू टेबुलर डाटा सेट को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब गैन के आगे भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक गैन होता है, एक हमारे पास सिटी गैन होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गैन जो है वो सिर्फ सिंपल जो है इमेजेस को क्रिएट करने के लिए हम गैन को यूज करते हैं, और सिटी गैन की जब बात आती है तो इट्स मीन कि हमने कोई भी टेबुलर डाटा सेट के लिए सिटी गैन हमारे पास बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। तो आपने देखना है कि आपने कौन सा जो है आपके पास डाटा सेट, अगर इमेज डाटा सेट है तो आप गैन को यूज करें सिंथेटिक डाटा सेट को जनरेट करने के लिए। अगर आपके पास टेबुलर डाटा सेट है तो वहां पे आप सिटी गैन को अप्लाई करें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन होता क्या है। अब देखो बेटा इसके ऊपर ना बड़े फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, और इवन इसके यूनिवर्सिटीज के अंदर ना इसके ऊपर पूरी पूरी लैब्स हैं। जैसे आपके पास इंट्रोडक्शन टू एआई आ गया, या इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग आता है, उसके बाद डीप लर्निंग आता है, कंप्यूटर विजन टेक्निक्स आता है। तो इमेज प्रोसेसिंग के बाद स्पीच रिकॉग्निशन या स्पीच प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है। स्पीच प्रोसेसिंग या रिकॉग्निशन के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट होता है। देखो हम अगर इसकी मेन एग्जांपल देखो कि अगर हम गूगल पे समटाइम्स हम लोग उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखते, सिर्फ गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही हमने अपनी वॉइस वहां पे रिकॉर्ड की तो हमारे पास गूगल उसको सुन के हमें रिकमेंडेशन दे देता है। हम चैट जीपीटी को अक्सर जो है ना अपनी वॉइस देते हैं, या डिफरेंट एप्लीकेशन जहाँ पे हमारे पास माइक अवेलेबल है हम उसको यूज करते हैं। तो हमारे पास जैसे ही हम वो जो लफ्ज बोलते हैं अब अगली एप्लीकेशन को जाता है, पीछे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अप्लाई है, पीछे कोई ना कोई मॉडल इस तरह का लगा हुआ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि हमारी जो भी लैंग्वेज है, उर्दू है, पंजाबी है, पठानी है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट में कर देता है। तो बेसिकली हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन है। अंकल मैं देख रही थी कि कैगल के ऊपर ना एक कंपटीशन आया हुआ है, आप लोग भी कैगल कंपटीशन में पार्ट लिया करो, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट हमारे पास बर्ड्स की वॉइसेस दी गई थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो है ना बायोडाइवर्सिटी पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप भी इस कैगल कंपटीशन का जो है ना वो हिस्सा बने। अगर किसी ने मतलब कि किसी का जो है डिपार्टमेंट बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजी या इस तरह का कुछ हो और वो इसके ऊपर काम करना चाहता है, तो वो मेरे से कैगल कंपटीशन की लिंक ले सकता है। वहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है बर्ड्स की वॉइसेस होंगी, उसके ऊपर आप जो है लेबलिंग हुई होगी कि अब अगर वो पैरट है या आपके पास जो है वो स्पैरो है, वो कौन सा जो है आपके पास बर्ड है जिसकी इस तरह की आवाज है।
ठीक है। वो एक मेन प्रोसीजर है। डिफरेंट टीचर्स जो है बच्चों को यहाँ पे ये असाइनमेंट देते हैं कि बेटा आपने 3 से 4 वॉइस को रिकॉर्ड करना है। जिस तरह हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते थे, सेम स्पीच रिकॉग्निशन के लिए भी हम जब डीप लर्निंग को अप्लाई करेंगे तो देन हमें भी डाटा सेट रिक्वायर होगा। अब डाटा सेट रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डाटा सेट बहुत जरूरी है। डाटा सेट के फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि टारगेट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये देखोगे कि आपने अगर स्पीच रिकॉग्निशन पे काम करना है, या तो आप प्री ट्रेन्ड मॉडल ले लो, अदरवाइज क्या करोगी कि आप अगर खुद इसके ऊपर काम करना चाहते हो, आप आज आपने रडार का नाम सुना होगा या सोनार का सुना होगा, तो उसके ऊपर रडार के अंदर भी जो है वो स्पीच और वॉइस प्रोसेसिंग के ऊपर काफी काम हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेन ये चीज देखनी है कि स्पीच रिकॉग्निशन का अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ जाता है या उसके ऊपर कोई फ्रंट एंड डिजाइन करनी हो आप लोगों को, तो आप लोग उसको किस तरह हैंडल करोगे। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है, आप लोग जब भी कोई फ्रंट एंड बनाते हो या कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हो या वेब बेस्ड कोई काम करते हो या इवन चैट जीपीटी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा या कॉल सेंटर ऑटोमेशन के अंदर कि आपके पास माइक आ रहा होता है, जैसे आप माइक के ऊपर क्लिक करते हो आप अपनी वॉइस दे सकते हो और वॉइस जो है वो बैकएंड पे जाके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू आपकी वॉइस को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इट्स मीन दिस इज ऑल द प्रोसीजर ऑफ द स्पीच रिकॉग्निशन। इसको हम ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है कि स्पीच रिकॉग्निशन पाइपलाइन क्या है कि हम सबसे पहले कोई भी माइक्रोफोन माइक्रोफोन होगा जिसमें हम अपनी ऑडियो इनपुट देंगे, हमारे जो फीचर जो हमारे एक्सट्रैक्ट होंगे, हमारी जो भी साउंड वेव्स होंगी वो न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होंगी। उसके बाद अकोस्टिक मॉडल होगा, हमारे पास रिकॉग्नाइज करेगा फोनेम्स फ्रॉम ऑडियो। उसके बाद लैंग्वेज मॉडल कौन सा है कि प्रिडिक्ट करेक्ट वर्ड, डिकोडर प्रोड्यूस फाइनल टेक्स्ट आउटपुट। इन शॉर्ट के हमारे पास जो स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर हम लोग माइक्रोफोन को यूज करके हम लोगों ने कोई वॉइस दी, हमारी जो वॉइस गई वो न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर कन्वर्ट हुई। उसके बाद हमारे पास हमने जो भी लैंग्वेज बोली उसके जो फोनेम्स थे हमारे पास वो रिकॉग्नाइज हुए और हमारे मॉडल ने जो है वो प्रिडिक्ट किया कि हमारे पास जो इनपुट वॉइस आ रही थी, इनपुट ऑडियो आ रही थी, उसके करेक्ट वर्ड्स को, और उसके बाद डिकोडर ने किया इनकोड और डिकोड ने क्या किया कि हमारे पास फाइनल आउटपुट दे दी। आगे हमारे पास है डीप लर्निंग इन स्पीच रिकॉग्निशन। मॉडर्न स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम यूज डीप लर्निंग मॉडल सच एज CNN, RNN, LSTM। अब देखो हमें पता है कि CNN जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करता है फीचर्स को स्पेक्ट्रोग्राम्स के अंदर। उसके बाद RN क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। LSTM क्या है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर हम लोगों के पास जो भी टेक्स्ट डाटा होता है हम लोग उसको जो है कन्वर्ट करते हैं। तो दैट कि हमारे पास जो डीप लर्निंग मॉडल्स हैं हम इनको भी स्पीच रिकॉग्निशन में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हम स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी जो है वो यूज होती है, इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज SR। मतलब ये आपके पास क्या है कि आपके पास ये एक लाइब्रेरी है कि जो यूज होती है स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। आप क्या करोगे कि आगे अपना कोड लिखोगे, आप अपना पाइथन का कोड लिखा जिसके आपके अंदर आपने लिखा कि रिकॉग्नाइज करना है आप लोगों ने यूजिंग माइक्रोफोन एज अ सोर्स। आप लोगों ने कोई भी वॉइस को जो है वो ऑडियो को पहले सोर्स के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड करना है, देन आप लोग उसको क्या करोगे कि डिकोड करोगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है वो कोड लिखोगे। लेकिन यहाँ तक मसला जो है ना ओवरऑल ये चीज का नहीं है कि कोड किस तरह लिखोगे। यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट चीजें थी अभी तक के लिए कि मशीन लर्निंग था क्या, मशीन लर्निंग के अंदर जो है हमारे पास प्री प्रोसेसिंग किस तरह होती है, हमारे पास मशीन लर्निंग कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, हमें डाटा सेट किस टाइप का चाहिए, डाटा सेट की बेस के ऊपर हम किस तरह मॉडल को लेते हैं, हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स ट्यूनिंग किस तरह होती है और ये क्यों जरूरी होती है, हमारे पास डाटा सेट बैलेंसिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, और अगर डाटा सेट इम्बैलेंस हो तो किस तरह होता है, डाटा सेट अगर ओवर फिट आ रहा है या हमारे पास अंडर फिट आ रहा है तो उसके अंदर हमारे पास क्या मसला आ रहा है, हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम डीप लर्निंग की तरफ आए, हमारे पास डिफरेंट डीप लर्निंग मॉडल्स हैं। डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर CNN जो है इमेज डाटा सेट के लिए यूज हो रहा है, या इसको हम स्पीच रिकॉग्निशन में भी जो है यूज कर सकते हैं ताकि वो हमारी वॉइस के हमारी ऑडियो की फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। सेम हम LSTM को यूज करते हैं ताकि हम फोरकास्टिंग कर सके, हम इसको टेबुलर डाटा सेट में ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि हमारे पास जो है डिफरेंट AI एजेंट्स, चैट बोट्स, या हमारे पास जेन AI, उसके अंदर जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर, या हमारे पास इनकोडर, डिकोडर्स हमारे पास क्या है, और उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन। इन शॉर्ट
आपके इसके अंदर होल इंटर्नशिप के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम इन सारी चीजों को किस तरह करेंगे, और सिर्फ एक मॉडल को जो है हम लोगों ने पूरा ट्रेन करके उसको इंपोर्ट कर देना हमारा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग किस तरह उसकी जो है विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करके उसकी कोई फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं, बैकएंड पे हम लोग कोई भी एमएल या डीप लर्निंग मॉडल रख लें, ताकि हमारे पास जो है ना वो चीजें जो हैं वो हमारे एफआईपी के लिए यूज हो सके या किसी फ्रीलांसिंग के लिए। इवन एमएस के थीसिस में भी बहुत सा काम है जो इन्हीं चीजों के ऊपर हो रहा है। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। आप लोग बताओ कि आप लोगों की क्या क्वेश्चन है। मीनवाइल आप लोगों का जो डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट होगा वो आप डेटा सेट CIFAR 10 डेटा सेट को यूज कर सकते हो। उस डेटा सेट के ऊपर आप लोगों ने जो है कि डेटा सेट को पहले डिस्क्राइब करोगे कि डेटा सेट के अंदर जो है नंबर ऑफ इमेजेस किस टाइप की हैं, क्या उनकी जो है डायमेंशन है या क्या हाइट विथ आ रही है। उसके बाद आप उसको डेटा सेट को प्री प्रोसेस करोगे, नॉर्मलाइज करोगे आप। हाँ, वहां पे भी सिंथेटिक डाटा को जनरेट कर सकते हो, आप इमेज को फ्लिप कर सकते हो, जूम कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। देन आपके पास वो डेटा सेट ऑलरेडी जो है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में जो है जो है पहले ही स्प्लिट हुआ पड़ा है, आप उसको दोबारा से स्प्लिट कर सकते हो। देन आपने उसके ऊपर जो है LSTM CNN जो है अप्लाई करना है, RNN और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क या बैक प्रोपगेशन। तो आपने डिफरेंट मॉडल्स लगा के उसकी इवेल्यूएशन करनी है और देन उसकी विजुअलाइजेशन की तरफ जाना है। विजुअलाइजेशन के अंदर आप रडार चार्ट बनाओगे, हिस्टोग्राम बार चार्ट बना सकते हो, आप कोई भी स्टैटिकल मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हो। देन आपने एक छोटी सी 2 पेजेस की रिपोर्ट बनानी है और आपको गूगल फॉर्म लिंक मिल जाएगा, आपने उसके ऊपर अपलोड कर देनी है इसी वीक में, लाइक कल शाम तक। ठीक है, जैसे ही आप लोग कल शाम तक उसको अपलोड कर दोगे उसके बाद आपकी जो है इवेल्यूएशन हो जाएगी और आप लोगों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। मीनवाइल यहाँ तक आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैम रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा? बेटा रिपोर्ट के अंदर आप लोगों ने सिंपल जो है ना जो डाटा सेट है उसका एक टाइटल बना लो, उसका अब्स्ट्रैक्ट लिख लो, अब्स्ट्रैक्ट के बाद आप उसके कीवर्ड्स लिखोगे, कीवर्ड्स के बाद इंट्रोडक्शन लिखोगे, लिटरेचर रिव्यू लिखोगे, उसका